उस रात जब मैंने पुरानी हवेली का दरवाजा खोला, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन की सबसे भयानक गलती करने जा रहा हूं, क्योंकि उस हवेली में कोई रहता नहीं था। फिर भी हर रात वहां से किसी के रोने की आवाज आती थी। गांव के बाहर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई, वीरान और रहस्यमयी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां वर्षों पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी रागिनी और बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। लेकिन एक अमावस्या की रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरी हवेली मौत की चीखों से गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली के दरवाजे खुले थे, दीवारों पर खून के निशान थे और पूरा परिवार गायब था। उस दिन के बाद से हवेली वीरान हो गई। लोग कहते थे रात के 12 बजे हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई देती है, और जो भी उसे देख लेता कुछ दिनों में गायब हो जाता। मैं आरव शहर से अपने पुश्तैनी गांव लौटा था। मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मेरे दादा हमेशा उस हवेली के बारे में बात करने से बचते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, दादाजी, ये पुरानी हवेली इतनी डरावनी क्यों मानी जाती है? दादाजी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, उस हवेली का नाम भी मत लिया कर। वहां इंसान नहीं, अधूरी आत्माएं रहती हैं। मैं हंस पड़ा। दादाजी, ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात वहां जाकर देख ले। बस यही चुनौती मेरे अंदर जिद बन गई। उस रात ठीक 11:45 पर मैं टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं। कुत्ते भी जैसे मुझे देखकर चुप हो गए थे। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा गया। लोहे का पुराना गेट आधा टूटा हुआ था। मैंने उसे धक्का दिया। छी! उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे में आंखें खोल दी हों। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले, टूटी तस्वीरें और हर कोने में धूल जमी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हवेली के अंदर चमेली की ताजा खुशबू आ रही थी। मैंने धीरे से कहा, कोई है यहां? अचानक ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने टॉर्च ऊपर डाली। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर और नंगे पैर। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है? वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं पीछे हटने लगा। जैसे ही उसकी शक्ल पर रोशनी पड़ी, मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें काली, होंठ फटे हुए और मुस्कान। इंसानी नहीं थी। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। धड़ाम! अब मैं अंदर कैद था। ऊपर से उसकी हंसी गूंज रही थी। हाँ हाँ हाँ, मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा। एक छोटी बच्ची, लगभग 8 साल की, सफेद फ्रॉक, हाथ में टूटी गुड़िया और आंखों से खून बह रहा था। वो धीमे से बोली, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैं चीख पड़ा, मुझे जाने दो। वो मुस्कुराई, यहां से कोई नहीं जाता। तभी ऊपर से एक भारी आवाज आई, गुड़िया, उसे ऊपर ले आओ। बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। मेरे पैर जैसे अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही हवा और भारी हो गई। एक बड़ा कमरा था, बीच में पुराना झूला, दीवारों पर खून से लिखे शब्द, धोखा, मौत, वापस आओ। और झूले पर बैठी थी वही औरत, रागिनी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। तुम आखिर आ ही गए, मैं कांपते हुए बोला। मैं आपको नहीं जानता। वो मुस्कुराई, लेकिन तुम्हारा परिवार मुझे जानता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वो उठी। तुम्हारे दादा राम प्रसाद ठाकुर वीरेंद्र के सबसे करीबी दोस्त थे। मैं स्तब्ध रह गया। उन्होंने ही उस रात हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। रागिनी की आवाज गूंजने लगी, वीरेंद्र को हवेली चाहिए थी, तुम्हारे दादा को जमीन। दोनों ने मिलकर धोखा दिया, लेकिन आखिरी समय पर तुम्हारे दादा डर गए और भाग गए। मैं चिल्लाया। झूठ! अचानक दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर अपने आप गिर गई। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा था। रागिनी बोली, सच देखना है, अंदर जाओ। मेरे कदम अपने आप बढ़ गए। कमरे के अंदर बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना मुश्किल था। मैंने टॉर्च जलाई और चीख पड़ा। वहां 3 कंकाल पड़े थे, एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची। उनके पास एक पुरानी डायरी थी। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला।
पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो, हमें हमारे अपने लोगों ने मारा है। आगे लिखा था, वीरेंद्र ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए हम सबको इस कमरे में बंद कर दिया, आग लगा दी और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने पढ़ा, राम प्रसाद, तुमने वादा किया था हमें बचाने का, लेकिन तुम भी भाग गए। मेरे हाथ कांपने लगे। दादाजी, उन्होंने सच छुपाया था। अचानक पीछे से आवाज आई, अब क्या तुम सच मानते हो? मैंने मुड़कर देखा। रागिनी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना था। हमारी आत्माएं तभी मुक्त होंगी जब विश्वासघात का अंत होगा। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। वो चीखी, लेकिन खून वही है। पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। गुड़िया हंस रही थी। अब तुम यहीं रहोगे? मैंने रोते हुए कहा। मैं क्या करूं, बताओ? रागिनी अचानक शांत हो गई। सच सबके सामने लाओ और हमारे कंकालों का अंतिम संस्कार करो, वरना अगली अमावस्या तुम्हारी आखिरी रात होगी। अचानक सब शांत हो गया। मैं हवेली के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले मुझे घेर कर खड़े थे। दादाजी भी वहां थे। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, तू अंदर गया था? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और अब मुझे सब पता है। उनका चेहरा उतर गया। मैंने डायरी उनके सामने फेंक दी। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं डर गया था, उन्होंने रोते हुए कहा। मैं उन्हें बचा सकता था, लेकिन मैंने अपनी जान बचाई। पूरा गांव सन्न था। उस दिन पहली बार दादाजी ने सब सच बताया। गांव वालों ने हवेली के गुप्त कमरे से कंकाल निकाले। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रागिनी, गुड़िया और उनके परिवार के नाम पर मंदिर में दीप जलाए गए। उस रात कई लोगों ने पहली बार हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की को खाली देखा। कोई सफेद साड़ी वाली औरत नहीं थी, कोई रोने की आवाज नहीं थी। सब खत्म हो चुका था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद दादाजी अपने कमरे में मृत पाए गए। उनके चेहरे पर भय जमा हुआ था और दीवार पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा था, धोखा। उस रात पहली बार मुझे समझ आया, कुछ आत्माएं माफ नहीं करती और कुछ हवेलियां कभी सच में खाली नहीं होती।